हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पिछले 2 दिन से इंग्लिश का एनालिसिस कर रहे हैं। एग्जाम था CDS 2 2021 जो 14 नवंबर को हुआ था। ठीक है, मैंने इंग्लिश के 2 पार्ट्स डाले थे उसमें, जिसमें हमने डिटेल में एनालिसिस किया था। आज हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं जिसमें हमारा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट छूट गया था और एक जो अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस होता है PQRS S1 S2 वो वाला पार्ट छूट गया था। तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं और इसमें हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं और एनालाइज करते हैं। ठीक है, हमने आज पॉलिटी का भी एक एनालिसिस डाल रखा है, विक्रम सर के द्वारा डाला गया है, उसको भी जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का एनालिसिस कल आपके सामने मैं लेके आऊंगा। तो आपके सामने पेपर मैंने ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ब्लड दिखाई देता है जूम में, तो आपके सामने मैं पेपर से देखूंगा और आपको एनालिसिस कराऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा कौन सा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट रह गया था। कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में क्या है, आपको पैसेज दिया रहता है और ऐसे 2 पैसेज होंगे, पैसेज नंबर 1 है, एक पैसेज नंबर 2 है और एक पैसेज में 5 क्वेश्चन होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो हमें उसके आंसर देने होते हैं पैसेज को पढ़ के। तो इस पैसेज को मैं ट्रांसलेट करूंगा आपके सामने और फिर इसके हम आंसर देने का ट्राई करेंगे। तो मुझे यहाँ नहीं देखूंगा, मैं यहाँ देख के बताता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट सो श्योर। एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट सो श्योर, जो हमारा ऑथर है, जो भी इसको लिख रहा है, तो वो ये बोल रहा है कि अगर हैप्पीनेस की बात करूं तो मैं हैप्पीनेस के लिए बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं कि हैप्पीनेस क्या चीज है। हैप्पीनेस को डिफाइन करने की बात कर रहा है। ठीक है, हैप्पीनेस क्या चीज है इसके लिए मैं बहुत श्योर नहीं हूं, हमारा ऑथर ये बोल रहा है। आगे बताता है, बर्ड्स इट इज ट्रू डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर। बोला है कि बर्ड्स इट इज ट्रू डाई ऑफ हंगर। देखिए मैंने कल आपको एक सेंटेंस कराया था, आई थिंक कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस में वो आया हुआ था। ठीक है, मैं भूल रहा हूँ कहाँ पे आया था, वहां पे हमने डाई का यूज किया हुआ था और वहां पे उसके आगे फुल मतलब ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स था, आगे एक सेंटेंस दिया हुआ था। मैंने आपको बताया था वहां पे कि डाई के साथ हम लोग ऑफ का यूज करते हैं, OF ऑफ का यूज करते हैं, लेकिन तब करते हैं जब यहाँ पे केवल और केवल एक वर्ड होता है। डाई ऑफ कैंसर मैंने एग्जांपल दिया था। तो अगर यहाँ पे केवल वर्ड होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ऑफ लिखते हैं, लेकिन वहां पे एक पूरा सेंटेंस था तो जो वजह बता रहा था कि उसकी मृत्यु क्यों हुई, तो वहां पे हमने बिकॉज का यूज किया था, है ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए डाई ऑफ दिखाया था। डाई ऑफ क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हंगर लिखा हुआ है, एक केवल एक वर्ड है कि वो हंगर की वजह से मरा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग विंटर। वो ये बोल रहा होता है कि बर्ड्स या चिड़ियाएं जो होती हैं वो विंटर्स में बहुत बड़ी संख्या में मर जाती है हंगर की वजह से, यानी कि भूख की वजह से मर जाती हैं। और ये बात क्या है, सत्य है। दोनों तरफ कॉमा दिख रहा होगा आपको, यानी कि एक अलग सेंटेंस है तो बीच में डाला गया है। बर्ड्स हंगर की वजह से, भूख की वजह से एक बड़ी संख्या में उनकी मृत्यु हो जाती है विंटर में, और ये बात सत्य है। इफ दे आर नॉट बर्ड्स ऑफ पैसेज, यानी कि पासेज, अगर वो बर्ड्स पासेज वाली नहीं है। पासेज मतलब जो बर्ड्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाती हैं, जैसे मौसम चेंज होता है उनको बोलते हैं बर्ड्स ऑफ पासेज, मतलब यहाँ से वहां पास करते रहते हैं, यहाँ वहां। लेकिन अगर वो बर्ड्स पासेज बर्ड्स नहीं है, जो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाती हैं, अगर वो वाली बर्ड्स नहीं है तो वो बर्ड्स विंटर के टाइम पे भूख के कारण मर जाती है। और इनकी संख्या कैसी होती है, लार्ज नंबर के ये होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में ये होते हैं। बट ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट फोरसी बट ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट फोरसी दिस कैटास्ट्रॉफ। लेकिन जैसे गर्मी आती है, समर आता है, तो समर के टाइम पे क्या होता है, दे डू नॉट फोरसी दिस कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ मतलब कोई कैलेमिटी हो जाती है जब, है ना। कैटास्ट्रॉफ कोई चीज, वो कैलेमिटी बोल सकते हैं, या उनके ऊपर जो विपत्ति आई है वाली सब कुछ। तो समर टाइम पे वो लोग इस कैलेमिटी को जो उनके ऊपर घटित हुई थी इसको फोर्सी कर देते, यानी वो क्या करते हैं, इसको दे डू नॉट फोर्सी, इसको ओवरलुक नहीं करते हैं, इसके ऊपर मतलब सोच विचार नहीं करते, इस चीज को वो इग्नोर कर देते हैं या भूल जाते हैं एक तरीके से, इस चीज के बारे में ज्यादा वो सोच विचार नहीं करते हैं। बट ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट फोरसी दिस कैटास्ट्रॉफ, इस चीज को भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और रिमेंबर हाउ नियरली इट बिफेल देम इन द प्रीवियस विंटर। दे डू नॉट फोरसी, वो इस चीज को फोरसी नहीं करते हैं, इस कैटास्ट्रॉफ को फोरसी नहीं करते हैं कि कितनी करीबी से, कितने करीब से उनके ऊपर घटित हुआ था। बिफेल मतलब बिफॉल होता है, बिफॉल का पास्ट फॉर्म बिफेल। इट बिफेल देम इन द प्रीवियस विंटर, कि पिछले विंटर में कितनी करीबी से उनके ऊपर ये घटना घटित हुई थी, उस चीज को वो लोग क्या करते हैं, फोर्सी नहीं करते हैं, यानी उस चीज के बारे में वो सोच विचार नहीं करते हैं, ये बोलना चाहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स द मैटर इज विथ with human beings the matter is otherwise। with human beings the matter is otherwise मतलब, लेकिन जो हम मनुष्य हैं, ह्यूमन बींग्स है, मानव जाति है, उनके साथ ये केस नहीं है, उनके साथ क्या है, केस अलग है। अदरवाइज यहाँ पे अन्यथा नहीं, अदरवाइज मतलब कोई दूसरा केस है, ह्यूमन बींग्स के साथ केस कुछ और है। आई डाउट वेदर द परसेंटेज ऑफ बर्ड्स दैट विल
have died of hunger during the present winter is as great as the percentage of human beings that will have died फ्रॉम दिस कॉज इन इंडिया। ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है, आई डाउट, मुझे संदेह है, मुझे शक है, वेदर द परसेंटेज ऑफ बर्ड्स की जो परसेंटेज ऑफ बर्ड्स है दैट विल हैव डाइड, जो दैट विल हैव, देखिए विल आता है फ्यूचर के लिए आता है, विल आपको पता होगा, और हैव आता है जब कोई चीज अभी अभी खत्म हुई रहती है, हैज है कोई आपने देखा होगा, यानी कि ये फ्यूचर के सेंस में बात कर रहा है कि मुझे शक है कि द परसेंटेज ऑफ बर्ड्स दैट विल हैव डाइड ऑफ हंगर, जो कि भूख के कारण मर चुके होंगे, एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है कि उस समय तक जो बर्ड्स भूख के कारण मर चुके होंगे ड्यूरिंग द प्रेजेंट विंटर, यानी कि जो अभी ये कब की बात कर रहे हैं, 1946-47 पे ये चीज लिखी गई है। ठीक है, तो ऑथर ये बोल रहा है, राइटर ये बोल रहा है कि मुझे शक है कि जो प्रतिशत है चिड़ियाओं का, पक्षियों के मरने का, जो कि इस जो प्रेजेंट विंटर, इस टाइम का जो विंटर चल रहा है से खत्म होने तक होगा, इज एज ग्रेट, ये उतना ही बड़ा होगा परसेंटेज, एज द परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बींग्स दैट विल हैव डाइड फ्रॉम दिस कॉज इन इंडिया। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि इस हंगर के कारण प्रेजेंट विंटर जब खत्म होगा, 1946-47 वाला जब ये खत्म होगा, उस टाइम पे जितने लोग, जितने ह्यूमन बींग्स मर रहे होंगे स्टारवेशन, भूख की वजह से, पक्षियों के मरने का प्रतिशत भी उतना ही होगा। मुझे इस बात पे शक है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा ही बोलना चाह रहे हैं। इन इंडिया एंड सेंट्रल यूरोप, ठीक है, इंडिया और सेंट्रल यूरोप दोनों में ड्यूरिंग द सेम पीरियड, इसी पीरियड के दो, इंडिया और सेंट्रल यूरोप दोनों की बात कर रहा है कि यहाँ पे इस प्रेजेंट विंटर के खत्म होने तक ह्यूमन बीइंग्स और बर्ड्स दोनों का परसेंटेज क्या होगा मरने का, सेम होगा, ऐसा मुझे डाउट है। बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रिसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी, लेकिन हर एक ह्यूमन डेथ, हर एक व्यक्ति की मृत्यु बाय स्टारवेशन, यानी कि भूख के कारण होने वाली हर एक व्यक्ति की मृत्यु, इज प्रिसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी। इस प्रेसिडेंट बाई मतलब कि ये इससे पहले, इस प्रेसिडेंट बाई इसके बाद, मतलब इस चीज के बाद मृत्यु हुई, यानी कि इस प्रेसिडेंट बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी, कि मनुष्य जो चिंता करते रहता है, बार बार एंजाइटी लेते रहता है, उसके कारण ही ये डेथ क्या है, स्टारवेशन होती है, ऐसा इनका कुछ कहने का मतलब, बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी एंड सराउंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग एंजाइटी ऑफ नेबर्स। जो मनुष्य चिंता करते रहता है अपने बारे में बार बार, और अपने पड़ोसियों के बारे में, हम अपने नेचर के बारे में, अड़ोसी पड़ोसी के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंजाइटी ऑफ नेबर्स। इसके बाद जो, तो ये बोले इट इज प्रेसिडेड बाय दिस, इस एंजाइटी से ये प्रेसिड हो रही है, यानी कि पहले ये एंजाइटी की बात कर रहे हैं, इस एंजाइटी से, इस एंजाइटी के बाद ह्यूमन डेथ जो होगी स्टारवेशन से होगी, ऐसी ये बात कर रहा है। वी सफर नॉट ओनली द एविल्स दैट एक्चुअली बिफॉल अस, देखिए बिफॉल आ गया ना, यहाँ पे बिफेल था कहीं पे, ये था, तो वी सफर नॉट ओनली द एविल्स दैट एक्चुअली बिफॉल अस, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम केवल और केवल उन्हीं चीजों को, एविल्स मतलब क्या, वही घटना एक तरीके से यहाँ पे है, ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स नॉट ओनली सफर, वी सफर नॉट ओनली द एविल्स दैट एक्चुअली बिफॉल अस, हम केवल और केवल उन्हीं घटनाओं को मतलब सामना नहीं करते हैं जो हम पे घटित होती हैं, बट ऑल दोज, बल्कि उनका भी करते हैं, दैट आवर इंटेलिजेंस टेल्स अस, जो हमारी बुद्धिमत्ता, हमारा दिमाग हमसे बोलता है कि वी हैव रीजन टू फियर, जिनसे हमें डरना चाहिए। यानी कि हम केवल और केवल उन्हीं घटनाओं का सामना नहीं करते हैं जो हम पे घटित होती हैं, बल्कि उन घटनाओं का सामना भी हम करते हैं जिसके लिए हमारा माइंड हमसे बोलता है कि इस चीज से डरो, इस चीज से ऐसा हो सकता है, हम उन चीजों का भी सामना करते हैं। जैसे आपको पता होगा ना, ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज से डरते हैं, रिस्क लेने से हम डरते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा ना हो जाए, वैसा किया तो ऐसा ना हो जाए, है ना, उन चीजों का भी हम लोग सामना करते हैं। एक तरीके से क्या है, फिजिकल डिजास्टर है, तो हम इन चीजों का भी सामना करते हैं नेचुरल कैलेमिटीज के साथ साथ। तो बिफॉल अस बट ऑल दोस दैट आर, ये तो हो गया ना, द कर्बिंग ऑफ इम्पल्सेस टू विच वी आर लेड बाय फोर थॉट, यानी कि इन्हीं फोर थॉट जो हम पहले से सब चीजें सोच लेते हैं, इनके बाद जो इम्पल्स जनरेट होते हैं हमारे, इनको कर्व करना, इनको हम लोग कर्व करने का ट्राई करते हैं, एवर्ड्स, हम इसको कर्व करने का ट्राई करते हैं इन इम्पल्सेस को। इम्पल्स मतलब जैसे कोई चीज से हम डर रहे हैं ना, कि हमारे अंदर से कोई फीलिंग आ रही है कि ऐसा ना हो जाए, तो उससे जो फीलिंग आ रही है वो क्या है, हमारा इम्पल्स है। तो इस इम्पल्स को कर्विंग करना है, इसको रोकने के जो ट्राई करते हैं हम, इसको रोकना, एवर्ड्स फिजिकल डिजास्टर्स एट द कॉस्ट ऑफ वरी, ये क्या करता है, फिजिकल डिजास्टर्स को, यानी कि हमारे इस तरीके से फिजिकल डिजास्टर्स होते हैं, इसके खतरे में जाने से तो हमें रोक लेता है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत भारी कॉस्ट चुकानी पड़ती है। इससे कहने का मतलब ये है कि हम लोग चिंता बहुत करते हैं,
ठीक है, कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, इस चीज़ की वरी करते हैं। और एट जनरल लैक ऑफ जॉय, और हम लोग जो डेली लाइफ पे हम लोग को एंजॉयमेंट करना चाहिए डेली बेसिस पे, हम वो एंजॉयमेंट भी नहीं करते हैं। इन सब चीज़ों के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, अपने आप अपने जो इम्पल्सेस है इसकी वजह से हम अपने इन फिजिकल डिजास्टर्स को क्या कर लेते हैं, कर्व कर लेते हैं, इसका कहने का मतलब है। ठीक है, तो इसका जनरल से जिस्ट में बोलूँ इस लाइन का मतलब, तो हम लोग इतनी चिंता करते हैं कि हम लोग अपने इंजॉयमेंट, जो डेली लाइफ पे छोटे छोटे इंजॉयमेंट्स होते हैं उसको एंजॉय नहीं करते हैं, ताकि हमारे ऊपर कोई घटना ना घटे, ये बोलना चाहते हैं। आई डोंट थिंक दैट द लर्नड मैन ऑफ माई एक्वेंटेंसेस, मुझे नहीं लगता कि जो लर्नड मैन है, जो वाइज मैन है ऑफ माई एक्वेंटेंसेस, मेरे आसपास के या मेरे साथ के, इवन व्हेन दे एंजॉय सिक्योर इनकम, अगर उनकी भले ही सिक्योर इनकम ही क्यों ना हो, मतलब उनको जॉब जाने का, पैसे ना आने का कोई खतरा नहीं है भले ही, उसके बावजूद भी आर एज हैप्पी एज द माइस, वो इतने हैप्पी हैं जितना कि एक चूहा, माइस। ठीक है ना, ये बोल रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ के जो लर्न मैन है, बुद्धिशाली या बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो उतने खुश हैं जितना कि एक माइस, एज द माइस, यानी जितने की चूहे, दैट ईट, जो खाते हैं, द क्रम्स फ्रॉम देयर टेबल्स, the crumbs from their tables while the erudite gentlemen snooze। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ के जो लोग हैं, लर्न मैन, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो उतना भी खुश हैं जितना कि वो चूहे जो टेबल के जो टुकड़े खाते रहते हैं ना, मतलब उसको खुरोदते रहते हैं जो चूहे वगैरह, उसकी बात कर रहा हूँ, उन क्रम्स को खाते रहते हैं फ्रॉम द टेबल्स व्हाइल द एरुडाइट जेंटलमैन, जब वो इंटेलिजेंट जेंटलमैन क्या कर रहे हैं, स्नूज मतलब झपकी लेना, सोना, उस टाइम पे जो चूहे खुरदते रहते हैं उस चीज को, उस चूहे के बराबर भी खुश है। इस चीज को मुझे नहीं लगता कि जो मेरे एक्वेंटेंसेस में लोग हैं इतने भी खुश हैं, उन चूहों के बराबर भी खुश हैं। इन दिस रिस्पेक्ट देयरफॉर आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट देयर हैज बीन एनी प्रोग्रेस एट ऑल, इसलिए मैं ये मानता हूँ, या मैं इस चीज़ से कन्विंस नहीं हूँ कि कोई प्रोग्रेस अभी तक हुई है, इस चीज़ में अभी तक कोई प्रोग्रेस हुई है, मैं नहीं मानता। देखिए, पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद अंत में उसने एक कंक्लूजन दे दिया कि जिसने इस पूरी थीम को बना दिया है, उसने क्या बोल दिया लास्ट में, कि मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रोग्रेस हुई है। ठीक है, यानी कि प्रोग्रेस के बारे में बात कर रहा है, इसमें हमें समझ आना चाहिए, एक थीम इसने बना के यहाँ से हमें दे दी है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ से कन्विंस हुई नहीं, ये बोलना चाहता है कि कोई प्रोग्रेस अभी तक मानव जाति ने करी है इस सेंस में। इतनी पूरी बात करने के बाद लास्ट में बता दिया। आगे बढ़ते हैं, उससे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोल रहा है, द बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन विंटर बिकॉज। देखिए, बर्ड्स विंटर में मर जाती हैं भूख के कारण, क्यों मर जाते हैं, बिना ऑप्शन के आंसर अगर देंगे तो क्या बोलेंगे। सेंटेंस पैसेज में हमने क्या पढ़ा था कि वो बर्ड्स जो पासेज वाली नहीं होती है, जो मतलब यहाँ से वहां नहीं जाती है, वो क्या हो जाती है, मर जाती हैं। और वो लोग क्या करते थे, अपने जो अभी रिसेंटली विंटर में क्या हुआ था, जो हमारे ऊपर घटित हुई थी घटना, हम लोग उस चीज़ को फोर्सी नहीं करते हैं, तो अपने इग्नोरेंस की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से क्या करते हैं, वो लोग उन चीज़ों को भूल जाते हैं और यहाँ से वहाँ क्या होते हैं, वो नहीं करते हैं, पास नहीं करते हैं। तो कौन सी बर्ड्स, द बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन विंटर बिकॉज, बर्ड्स हंगर के कारण विंटर में मर जाती हैं क्योंकि दे डू नॉट मूव टू वार्मर प्लेसेस। ये एक तरीके से सही आंसर है इसका, क्योंकि वो पास नहीं करते यहाँ से वहाँ, वो भूल जाते हैं अपने ऊपर घटी हुई घटना को। पीपल डू नॉट फीड देम, ऐसा कुछ इसमें नहीं बताया गया। हमें जो भी आंसर देने होते हैं अपने सेंस का यूज करके नहीं, बल्कि इसमें पैसेज में क्या बोला गया था उन चीजों को यूज करके देना होता है। दे डू नॉट गेट द फूड ऑफ देयर चॉइस, ये भी नहीं, दे आर टू यंग टू गेट द फूड, ऐसा भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दे डू नॉट मूव टू वार्मर प्लेसेस, जो कि हमने देखा हुआ था। अगला क्वेश्चन, द बर्ड्स डू नॉट फोरसी द कैटास्ट्रॉफ बिकॉज दे, द बर्ड्स डू नॉट फोरसी, देखिए वही लाइन है कि बर्ड्स इस चीज पे ध्यान नहीं देती हैं, कैटास्ट्रॉफ जो उनके ऊपर हुई थी, क्योंकि दे कैन नॉट प्रिडिक्ट एन एक्सीडेंट, ओवरलुक अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कैन नॉट एक्सपेक्ट अ सडन डिजास्टर, इग्नोर द प्रॉब्लम्स। देखिए, कैन नॉट प्रिडिक्ट एन एक्सीडेंट, ऐसी कोई भी बात इसमें नहीं की गई थी। ठीक है, ओवरलुक अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कि वो ओवरलुक कर देते हैं किसको, डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि उसको इग्नोर कर देते हैं एक तरीके से, ये इसका आंसर हो सकता है। और कैन नॉट एक्सपेक्ट अ सडन डिजास्टर, उनको कोई उम्मीद नहीं होती है सडन डिजास्टर की, ऐसी भी कोई इसमें एग्जैक्टली बात नहीं की गई है। हालांकि ये भी पॉसिबल है, लेकिन ऐसी कोई बात एग्जैक्टली नहीं की गई है वहाँ पे, कभी भी उसने ऐसा वर्ड यूज नहीं किया कि वो ऐसी मतलब ऐसी घटनाओं की उम्मीद ही नहीं करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं की गई थी वहाँ पे। ओवरसी करने की, ओवरलुक करने की बात तो की गई है। इग्नोर द प्रॉब्लम्स, ये भी एक तरीके से हम सोच सकते थे कि इग्नोर द प्रॉब्लम्स, के लोग प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स तो कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो मतलब ऐसी हो। लेकिन वहाँ पे किस चीज को फोर्सी करने की बात की गई थी, यहाँ कहीं था, यहाँ पे
डू नॉट फोरसी दिस कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ वगैरह क्या होती हैं, ये सब कुछ क्या है, एक तरीके से डिफिकल्ट सिचुएशन है ना। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर कुछ इसका हो सकता है इन दोनों में से तो बी हो सकता है। देखिए आपको एक से ज्यादा आंसर दिखाई दे सकते हैं लेकिन अप्रोप्रिएशन आपको ढूंढनी होती है। तो ओवरलुक और डिफिकल्ट सिचुएशन, वो ऐसी कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन को क्या कर लेते हैं, ओवरलुक कर देते हैं। होने को तो ये भी हो सकता है लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स में तो बहुत चीजें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो डिफिकल्ट सिचुएशन भी तो एक प्रॉब्लम ही है। लेकिन एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसेज के अनुसार तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी हैप्पी बिकॉज दे डू नॉट गेट टाइम टू एंजॉय। ऐसा नहीं है, उनको टाइम तो मिलता है, भले ये बात अलग है कि चिंता के कारण वो लोग अपना टाइम नहीं निकालते हैं, तो ये आंसर इसका नहीं होगा। वरी टू मच अबाउट देयर वर्क, ये एक बार के लिए हम सोच सकते हैं। आर नॉट हेल्दी, ऐसा भी कुछ नहीं है। वरी टू मच अबाउट फ्यूचर, देखिए वो अपने बारे में सोचते हैं, अपने पड़ोसियों के बारे में सोचते हैं और अपने मजे को नहीं ले पाते हैं। क्यों? वो ये सोचते हैं कि कहीं हमने ऐसा किया तो ये ना हो जाए, वो करेंगे तो ऐसा ना हो जाए। मतलब वो फ्यूचर के बारे में चिंता कर रहे हैं ना, फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, उस चीज की चिंता उन्हें ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वरी टू मच अबाउट द फ्यूचर। Which one of the following is the antonym of the word erudite? Erudite मतलब क्या बताया था आपको मैंने, यहाँ पे कहीं था, ये कहाँ गया, अरे कहाँ गया एरुडाइट वर्ड, ये है एरुडाइट वर्ड। क्या बताया था, एरुडाइट मतलब एक तरीके से एरुडाइट जेंटलमैन स्नूज, यानी कि एक बुद्धिमान व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति। ठीक है, एरुडाइट मतलब क्या होता है, एक तरीके से इंटेलिजेंट होता है। तो क्या बोल रहा है, इसका एंटोनिम क्या है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट एक तरीके से क्वालिफाइड, इंटेलिजेंट का सिनोनिम हो जाएगा, लॉजिकल भी सिनोनिम हो जाएगा, लर्नड भी सिनोनिम हो जाएगा, तो इल एजुकेटेड इसका आंसर है। तो बहुत इजी सा था। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, इनमें से कौन सी एक सेंट्रल थीम है, लाइफ ऑफ बर्ड्स एंड द माइस, स्टारवेशन इन इंडिया एंड द यूरोप, प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड और डिजास्टर इन 1946-47। देखिए 1946-47 डिजास्टर की बात उसने करी थी लेकिन कहीं एक ही जगह पे करा हुआ है, तो उसकी सेंट्रल थीम में नहीं बन रही थी पूरा पढ़ने के बाद भी, है ना, एक ही जगह मेंशन किया था उसने बस। लाइफ ऑफ द बर्ड्स एंड माइस, बर्ड्स की लाइफ के बारे में बात तो करी थी लेकिन माइस के बारे में कुछ ऐसी बात नहीं करी, एक ही जगह पे करी थी, तो ये भी इसकी सेंट्रल थीम नहीं हो सकती। स्टारवेशन इन इंडिया एंड सेंट्रल यूरोप, इसके बारे में भी उसने बहुत ज्यादा बात नहीं करी थी। स्टारवेशन इन इंडिया एंड सेंट्रल यूरोप यही तो हो गया, 1946-47 के टाइम पे की ही तो बात कर रहा था, तो ये भी नहीं हो सकता। प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड, मैंने बताया था पैसेज के लास्ट में जो लाइन लिखी हुई थी उसने पूरा कंक्लूजन दे दिया कि मुझे नहीं लगता कि इस संबंध में मनुष्य ने कोई भी एक ऐसी प्रोग्रेस करी है। तो ये आपको बहुत ज्यादा सेंट्रल थीम की तरफ बढ़ता हुआ सेंटेंस दिखाई देता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर आपने ये सारे आंसर्स लगाए थे तो आपका 5 नंबर मतलब 5 क्वेश्चन इसमें सही हो चुके हैं। ठीक है, 5 इंटू 0.83 कर लो, उतने मार्क्स आपके सिक्योर यहाँ से हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पैसेज है, इसको जल्दी जल्दी मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, यहाँ पे मेरे को ब्लर दिखाई देता है थोड़ा सा, तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। ठीक है, देखिए देख लेना आप। मोर देन 8 months आफ्टर द नेशनल लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड इन लेट मार्च, 8 महीने बाद जब क्या हुआ था, नेशनल लॉकडाउन अनाउंस किया गया था मार्च में, उसके 8 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया उसके बाद अर्बन इंडिया इज लर्निंग टू लिव विथ कोविड-19 पेंडेमिक। जो अर्बन इंडिया है इज लर्निंग टू लिव विथ कोविड-19 पेंडेमिक, जो अर्बन यानी शहरी भारत है, जो शहर के लोग हैं, इज लर्निंग टू लिव विथ, वो सीख रहे हैं कोविड-19 पेंडेमिक के साथ जीना, धीरे धीरे अपने आप को उस तरफ अडेप्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव आउटलुक फॉर द फ्यूचर, इनफैक्ट इंडिकेटिंग आउटलुक फॉर द फ्यूचर, यानी कि इनफैक्ट वास्तव में क्या है, एक पॉजिटिव आउटलुक फ्यूचर की तरफ इंडिकेट करते हुए, निर्देशित करते हुए। मैनी सर्वे रिस्पोंडेंट्स, एक सर्वे हुआ था उसमें जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया वो है सर्वे रिस्पोंडेंट्स, बहुत सारे सर्वे रिस्पोंडेंट्स के अनुसार, इन अ रीसेंट सर्वे, एक रीसेंट सर्वे में बहुत सारे सर्वे रिस्पोंडेंट्स के अनुसार से दे प्लान टू रिटर्न टू प्री लॉकडाउन लेवल्स ऑफ शॉपिंग, वो ये बोलते हैं कि दे प्लान टू रिटर्न, उनका प्लान है कि वो फिर से प्री लॉकडाउन लेवल, जैसे लॉकडाउन से पहले के लेवल में शॉपिंग किया करते थे उसमें वो रिटर्न होना चाहते हैं, उसी लेवल पे फिर से जाना चाहते हैं। पर्सनल ग्रूमिंग मतलब सजने संवरने का जो उनका लेवल पहले था उसी लेवल पे जाना चाहते हैं। गोइंग टू सिनेमा जाना चाहते हैं उसी तरीके से है। सोशलाइजिंग एज पेंडेमिक फियर्स टू रिसीड, और सोशलाइज होना चाहते हैं यानी कि सामाजिक होना चाहते हैं, जैसे पहले घुलते मिलते थे वैसे ही वो एक दूसरे से घुलना मिलना चाहते हैं। जैसे कि जैसे क्या हो रहा है,
जो पेंडेमिक का वो है डर है वो क्या हो रहा है, रिसीड हो रहा है, यानी कम हो रहा है। जैसे जैसे समय के साथ साथ पेंडेमिक का जो डर है वो रिसीड हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस सर्वे में ये बताया जाता है कि लोग ये बोल रहे हैं कि वो प्लान कर रहे हैं पहले की तरह शॉपिंग करना, पहले की तरह पर्सनल ग्रूमिंग करना, सोशलाइज होना, सिनेमा में जाना, ये सब चीजें वो क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। द सर्वे फाइंडिंग्स हाईलाइट, जो सर्वे में फाइंडिंग्स हुई हैं, जो सर्वे का रिजल्ट आया है वो ये हाईलाइट करता है दैट द सप्रेशन ऑफ कंज्यूमर डिमांड बिकॉज ऑफ फियर्स ऑफ जॉब लॉसेस एंड सैलरी कट्स कुड बी कमिंग टू एंड। वो क्या हाईलाइट करता है कि जो सप्रेशन ऑफ कंज्यूमर डिमांड है, यानी कि जो कंज्यूमर्स की डिमांड सप्रेस हो गई थी, कम हो गई थी, दब गई थी, बिकॉज ऑफ फियर्स ऑफ जॉब लॉसेज एंड सैलरी कट्स, जॉब लॉस और सैलरी कट्स की वजह से जो कंज्यूमर्स की डिमांड सप्रेस हो गई थी, कुड बी कमिंग टू एन एंड, वो हो सकता है कि अब वो खत्म हो जाए, मतलब ये जो डर है वो खत्म हो जाए और ये डिमांड्स वगैरह उनकी दोबारा से वापस आ जाए। ठीक है, ये सिचुएशन, ये जो पूरी सिचुएशन है इज कमिंग टू एन एंड, कि अब ये सिचुएशन पूरी खत्म होने को आ रही है और डिमांड सब बढ़ने वाली है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये फाइंडिंग्स में हाईलाइट किया गया है। इंक्रीजिंगली अर्बन इंडियंस आर शोइंग इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस अबाउट द फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी। और इसी के साथ साथ क्या, जो अर्बन इंडियंस हैं, शहर के लोग हैं, वो एक अपना आत्मविश्वास, बढ़ा हुआ आत्मविश्वास दिखा रहे हैं अबाउट द फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के भविष्य के बारे में, यानी कि उनको लगता है कि हमारी इकोनॉमी अब ग्रो होने वाली है, उसकी तरफ एक उनका आत्मविश्वास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि पॉजिटिव कंसर्न उनका इकोनॉमी की तरफ है। दिस कुड बी एन इंडिकेटर ऑफ द पॉसिबल पेंट अप डिमांड, ये एक सूचक हो सकता है, इंडिकेट मतलब क्या होता है, सूचित करना, सूचक। ठीक है, ये एक सूचक हो सकता है ऑफ द पॉसिबल पेंट अप डिमांड, एक संभवतः एक पेंट अप डिमांड का एक क्या हो सकता है, ये एक सूचक हो सकता है, संभवतः एक पेंट अप डिमांड का पॉसिबल सूचक हो सकता है, दैट सेवरल इकोनॉमिक्स हैव बीन टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, उस चीज पेंट अप डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, उस चीज का एक पॉसिबल सूचक हो सकता है। अबाउट अ डिमांड, मतलब ये इसकी बात कर रहा है, डिमांड, अ डिमांड इसको परिभाषित कर रहा है, अ डिमांड दैट कुड बी अनलेस वंस अ वैक्सीन इज डेवलप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, एक ऐसी डिमांड जो फिर से अनलेस हो सकती है, अनलेस मतलब फिर से खुल सकती है डिमांड, मतलब जैसे पहले थी उसी लेवल पे अब आ सकती है, हो सकता है उससे इंक्रीज भी हो जाए, तो उस वो डिमांड को क्या बोलते हैं हम लोग, पेंट अप डिमांड। ठीक है, एक डिमांड जो अब अनलेस हो जाए, अगर एक बार क्या हो जाए, वैक्सीन डेवलप हो जाए और सबको लग जाए या डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और व्हेन देयर आर साइंस, या फिर व्हेन देयर आर साइंस ऑफ द पेंडेमिक स्प्रेड रिड्यूसिंग, जब हमें क्या दिखाई दे, इस पेंडेमिक के फैलने के जो साइंस हैं वो कम होते हुए दिखाई दें, टू नेग्लिजिबल लेवल्स, कहाँ तक, या तो बिल्कुल नगण्य लेवल तक उसके साइन हो जाए, या वैनिसिंग टोटली, या पूरी तरीके से वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहे हैं, ये एक ऐसी पेंटअप डिमांड को परिभाषित किया गया है। पेंटअप डिमांड वो डिमांड है जिसमें लोगों की जो क्या चीज है, डिमांड्स हैं फिर से अनलेस हो रही है, अनलीस हो रही है, फिर से खुल रही हैं, अगर एक वैक्सीन क्या हो जाए, डेवलप हो जाती है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, या फिर पेंडेमिक के स्प्रेड होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, रिड्यूस होते हुए साइंस उनको दिखाई दे रहे हैं। रिड्यूस कहाँ तक, या तो नेग्लिजिबल लेवल तक, या फिर पूरी तरीके से खत्म हो जाए। अराउंड 65% ऑफ रिस्पोंडेंट सेड, इनमें से लगभग 65% रिस्पोंडेंट्स का कहना था, दे हैड सेटल्ड इनटू न्यू रूटीन्स, उन्होंने अपने आप को नए रूटीन्स में सेटल कर लिया है, और दैट दे सॉ साइंस ऑफ द सिचुएशन इंप्रूविंग, या फिर उनका ये भी कहना है, या तो उन्होंने अपने आप को सेटल कर लिया है, या उनका ये कहना है कि सिचुएशन अब इंप्रूव हो रही है, ऐसे कुछ हमें साइंस दिखाई दे रहे हैं। और दे हैड कम टू टर्म्स विद द पेंडेमिक, या फिर उन्होंने अपने आप को पेंडेमिक के टर्म के साथ ढाल लिया है, एंड वर्क मूविंग ऑन विद देयर लाइफ्स, और अपनी जिंदगी के साथ ऐसे ही चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, या फिर उन्होंने अपने आप को पेंडेमिक के साथ ही अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, और इसी के साथ वो चलते चले जा रहे हैं, अपनी लाइफ को जीते चले जा रहे हैं। एंड सिंस द सर्वे वाज कंडक्टेड बिफोर द न्यूज ऑफ द सक्सेसफुल ट्रायल्स, और क्योंकि सर्वे वाज कंडक्टेड, सर्वे कंडक्ट हुआ था बिफोर द न्यूज ऑफ द सक्सेसफुल ट्रायल्स, जब सक्सेसफुल ट्रायल्स की खबर आई थी, सक्सेसफुल ट्रायल्स ऑफ द फाइजर वैक्सीन, जब फाइजर वैक्सीन के सक्सेसफुल होने की खबर आई थी, उससे पहले सर्वे कंडक्ट किया गया था फॉर द कोरोना वायरस, मतलब कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन आई थी वाज अनाउंस्ड। ठीक है, जब इसके सक्सेसफुल होने की खबर आई थी उससे पहले ये कंडक्ट किया गया था सर्वे। इट इज लाइकली दैट, ये पॉसिबल है, ये संभवतः ये पॉसिबल है, द कंज्यूमर्स आर नाउ इवन मोर पॉजिटिव, कि कंज्यूमर्स अब क्या होंगे, और ज्यादा
आशावादी ऑप्टिमिस्टिक हो गए होंगे, ऐसा इसका बोलना है इन देयर आउटलुक अबाउट द फ्यूचर। जो उनका आउटलुक है फ्यूचर के बारे में, जो उनके प्लानिंग्स हैं, जो भी वो सोच रहे हैं उसके बारे में वो और भी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो चुके होंगे, ऐसा ही बोल रहा है। क्योंकि ये जो सर्वे था, ये सर्वे क्या था, फाइजर वैक्सीन के सक्सेसफुल ट्रायल्स के पहले का सर्वे था। ठीक है, तो ये सब कुछ था इसमें। कोरोना वायरस के पेंडेमिक के टाइम के बारे में बता रहा है, एक ओवरव्यू दे रहा है कि रिस्पोंडेंट का क्या बोलना है। तो देखिए क्वेश्चंस करते हैं। द जनरल टोन ऑफ द पैसेज इज दैट ऑफ, इस पूरे पैसेज के जनरल टोन क्या है इन चारों में से? डिफीटिज्म, किसी को हराने की बात, ऐसा कुछ नहीं था। फेटलिज्म मतलब जो मतलब बहुत ही फेटल हालत हो जाती है ना किसी की, बिल्कुल क्या बोलते हैं, नर्क जैसी, मरने जैसी हालत, फेटल, बहुत खराब स्थिति बोल सकते हैं, फेटलिज्म। पेसिमिज्म होता है निराशावादी, निराशावादी की तो बात ही नहीं कर रहा। ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावादी, है ना, आशावादी चीजें दिखाई दे रही है हमें इसमें, यहाँ पे दिख रहा था पॉजिटिव आउटलुक इन देयर फ्यूचर, यानी कि आशावादी बात इसमें चल रही है। द विलिंगनेस ऑफ कंज्यूमर्स टू गो बैक टू नॉर्मल लाइफस्टाइल इंडिकेट्स देयर, जो कंज्यूमर्स का जो विलिंगनेस है उनकी फिर से नॉर्मल लाइफस्टाइल में जाने की, क्या सूचित करता है इनमें से? कैजुअल एटीट्यूड, चेंज ऑफ मूड्स, डिजायर फॉर फ्यूचर प्लान्स एंड सेंस ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इन चारों में से क्या क्या हमको? एक कैजुअल एटीट्यूड है कि हर बार जैसे ऐसे होते रहता है तो हर बार ये सब कुछ चीजें करते रहते हैं, या फिर चेंज ऑफ मूड, उनका मूड चेंजेस होते रहते हैं, बार बार मूड चेंज होने की बात कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, डिजायर फॉर फ्यूचर प्लान्स के मुताबिक ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उनके फ्यूचर के लिए कोई ऐसे प्लान्स नहीं है जिसकी वजह से वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया हमें कि फ्यूचर में उन्होंने कुछ प्लान किया है उसकी वजह से वो उन्होंने अपने आप को ढालना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। फ्यूचर के लिए कोई स्पेशल प्लान्स नहीं है इस पैसेज के अनुसार। सेंस ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी, क्योंकि उनके अंदर एक सेंस आ चुका है कि हमारी इकोनॉमी जो क्या है, एक सिक्योर होती चली जा रही है। तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें दिखाई देता है कि उनके अंदर एक सेंस है इकोनॉमिक सिक्योरिटी का। विच स्टेटमेंट, देखिए अगला है, विच स्टेटमेंट इन द पैसेज या फ्रेज इंडिकेट दैट लाइफ मस्ट गो ऑन, इसमें से कौन सा पैसेज में वर्ड या सेंटेंस है जो बताता है कि लाइफ चलती चली रहनी चाहिए? दे सेटल्ड इनटू देयर न्यू रूटीन्स, ये भी नहीं ऐसा कुछ। सैलरी कट्स कुड बी कमिंग टू एन एंड, ऐसा कुछ नहीं। पीपल आर मूविंग ऑन विद देयर लाइफ्स, अच्छा यहाँ पे एक लाइन थी कहीं पे, पीपल आर मूविंग ऑन विद देयर लाइफ्स, कहाँ लिखा हुआ था? ये कहीं था ना, ये है, आर वर मूविंग ऑन विद देयर लाइव्स, यानी कि उनकी लाइफ चलती चली रहनी चाहिए। टर्म्स विद द पेंडेमिक एंड वर मूविंग विद देयर लाइफ, मतलब उनकी लाइफ चलती चली रहनी चाहिए। ये कुछ हमें आंसर दिखाई देता है इसका। ठीक है, पेंट अप डिमांड तो अलग ही चीज था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीपल आर मूविंग ऑन विद देयर लाइफ्स। उसके बाद क्या है? व्हाट डज द ऑथर मीन बाय पेंट अप डिमांड, यानी पेंट अप डिमांड की बात कर रहा है, क्या है? क्रिटिसिज्म ऑफ द पब्लिक ऑन द पे कट्स, ऐसा कुछ नहीं था डिमांड की परिभाषा में। फ्लैम्बॉयंट शॉपिंग बाय, ऐसा कुछ नहीं था। इकोनॉमिक नॉर्मलसी ऑफ द कंज्यूमर, इकोनॉमिक नॉर्मलसी जो दिखाई दे रही है कंज्यूमर्स की वो, या डिजायर टू स्पेंड मनी वंस पेंडेमिक इज कंट्रोल्ड, यही तो था, इसी की तो बात यहाँ पे चल रही थी, पेंट अप डिमांड। और डिमांड दैट कुड बी अनलिस्ट वंस अ वैक्सीन इज डेवलप्ड, अगर एक बार वैक्सीन डेवलप हो जाती है तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी? अनलिस्ट हो जाएगी, फिर से खुल जाएगी। वंस पेंडेमिक इज कंट्रोल्ड, वैक्सीन डेवलप होगी तो क्या होगा? ये इसका आंसर है। ठीक है, वैक्सीन डेवलप होगी तो क्या हो जाएगा? उनकी डिमांड फिर से वैसे की वैसी हो जाएगी। ऐसा ही तो बताना चाह रहे थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। What according to the author is the reason behind suppression of consumer demands, ऑथर के अनुसार क्या रीजन है कंज्यूमर की डिमांड्स के सप्रेस होने का, उनके दब जाने का? स्टार्टिंग में मेरे को लगता है इसका आंसर दिया गया था कहीं पे। ठीक है, प्लान टू रिटर्न टू शॉपिंग, ये वो यहाँ दिया गया था। द सर्वे फाइंडिंग्स हाईलाइट दैट द सप्रेशन ऑफ कंज्यूमर डिमांड बिकॉज ऑफ फियर्स ऑफ जॉब लॉसेस एंड सैलरी कट्स, जॉब लॉस होने का डर था और सैलरी का कट था, उसकी वजह से उनकी डिमांड्स क्या थी? सप्रेस हुई थी। अब वो कमिंग टू एन एंड, जैसे ये वैक्सीन डेवलप हो रही है तो वो कमिंग टू एन एंड हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल इनसिक्योरिटी, मोटिव टू सेव सम मनी, केयरफुल एंड, तो क्या है? प्रोफेशनल इनसिक्योरिटी तो है वो, है ना। प्रोफेशनल इनसिक्योरिटी मतलब जॉब लॉसेस और सैलरी कट से क्या है, सब प्रोफेशन के बारे में बात हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केयरफुल एंड कैलकुलेटिव एटीट्यूड। एक बार वो कोई व्यक्ति ये सोच सकता था, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपके दोनों पैसेज हमने कर लिए, 10 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब हम अपने पूरे पेपर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा? S1 S2 वाले जो आपके जंबल्ड सेंटेंसेस होते हैं उनको करने वाला। ठीक है, अब हम जल्दी से करते हैं इसको, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर खत्म करते हैं। आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज हो जाएगा। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस है अगला। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है?
S1 S6 देखिए, सब पूरे सेंटेंस का सबसे पहला सेंटेंस आपको दिया रहेगा S1, ये फर्स्ट में ही रहेगा। उसके बाद आपको 4 सेंटेंसेस नीचे दिए होंगे P Q R S, कहाँ भी, अच्छा यहाँ है, ठीक है। P Q R S ये 4 सेंटेंस दिए रहेंगे, जंबल्ड फॉर्म में है। फर्स्ट में ये आएगा, फिर 4 सेंटेंसेस ये आएंगे जो आपको बताने हैं कि कैसे किस सीक्वेंस में आएंगे, और लास्ट सेंटेंस आपका क्या रहेगा, S6, सेंटेंस नंबर 6 रहेगा। या सेंटेंस 1, फिर 4 ये, फिर S6। तो फर्स्ट और लास्ट सेम है, बीच के 4 आपको बताने हैं कि कैसे कैसे करके आएगा, ठीक है। तो करते हैं इसको जल्दी जल्दी, 10 मिनट के अंदर या 5 से 7 मिनट के अंदर ट्राई करते हैं इसको खत्म करने का, ठीक है। देखते हैं होता है कि नहीं होता है, स्पीड में चलेंगे। चलो, एन आइडियल सिटीजन इज वन हु एस्टैब्लिशेस हिज स्टैंडर्ड्स इन एवरीथिंग। एक आइडियल सिटीजन, एक आदर्श नागरिक वो है, एक आदर्श नागरिक वो है जो हु एस्टैब्लिशेस हिज स्टैंडर्ड इन एवरीथिंग, जो कुछ भी चीज जीता है ना, जो कुछ भी चीज करता है तो एक स्टैंडर्ड उसमें जमा के रखता है, उसमें अपना स्टैंडर्ड क्या करता है, बना के रखता है। ऐसी इसमें बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा इसमें, एन आइडियल सिटीजन इज वन हु एस्टैब्लिशेस हिज स्टैंडर्ड इन एवरीथिंग। एक आइडियल व्यक्ति वो है, सिटीजन वो है जो हर किसी चीज में अपना एक स्टैंडर्ड, यानी कि जो चीज जैसे होनी चाहिए, जैसे उसको करना चाहिए, वैसे ही उस चीज को करते रहता है। ही कैन बी कॉल्ड अ थॉरो जेंटलमैन। उसको क्या कहा जा सकता है, एक थॉरो यानी कि एक संपूर्ण जेंटलमैन कहा जा सकता है। कल भी इस वर्ड का मीनिंग बताया था। तो इसके बीच में क्या आना चाहिए, बिकॉज ही इज अ ट्रू पैट्रियट। देखिए, बिकॉज की अगर ये बात कर रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बात की गई जिसकी वजह से पैट्रियट होने की बात कर रहा है, कोई ना कोई वजह बता रहा है ना। तो किस चीज की वजह है, किस चीज के कारण ये इसको क्या बोल रहा है, ही इज अ ट्रू पैट्रियट। मतलब फर्स्ट में सेंटेंस नहीं आ सकता क्योंकि बिकॉज है, बिकॉज बता रहा है कि ही इज अ ट्रू पैट्रियट। क्यों है ये ट्रू पैट्रियट, इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा, तो वो रीजन इन तीनों में से कुछ होगा। ऑल्सो ही कैन, देखिए ऑल्सो है तो इसका मतलब इससे पहले भी कुछ बताया गया होगा, तब जाके तो ऑल्सो बोलेगा वो, है ना। तो ऑल्सो से भी शुरू नहीं होगा। That he can make any sacrifice for his motherland. देखिए, an ideal citizen is one who establishes his standard in everything that he can make, कोई सेंस नहीं दे रहा है तो that से भी शुरू नहीं होगा। शुरू कहाँ से होगा, he loves his country so much। सो देखिए लास्ट में सो में खत्म हो रहा है, ठीक है। तो सो में कोई सेंटेंस आपको पता होगा ऐसे एकदम से ऐसे खत्म नहीं होता है। तो ही लव्स हिज कंट्री सो मच, वो अपनी कंट्री से बहुत प्यार करता है। सो दैट, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, सो दैट, अपनी कंट्री से इतना प्यार करता है, सो दैट की, सो दैट ही कैन मेक एनी सेक्रीफाइस फॉर हिज मदरलैंड। वो अपनी मदरलैंड के लिए कोई भी सेक्रीफाइस कर सकता है, यानी अपनी मातृभूमि के लिए कोई भी सेक्रीफाइस कर सकता है। ऑल्सो ही कैन ले डाउन, और इसके साथ यानी कि देखिए सेक्रीफाइस कर सकता है और उसी के साथ और क्या कर सकता है, यानी कि ऑल्सो इसी के साथ साथ ही कैन ले डाउन हिज लाइफ, अपने प्राण भी त्याग सकता है, अपनी लाइफ को त्याग सकता है, फॉर द ऑनर ऑफ हिज कंट्री, अपने कंट्री के सम्मान में। यानी कि थर्ड ही हो जाएगा, थर्ड या तो फोर्थ ही हो जाएगा। बिकॉज, क्योंकि इन सब वजहों से क्या है, इन सब वजहों के कारण बोल रहा है बिकॉज ही इज अ ट्रू पैट्रियट, क्योंकि वो एक ट्रू पैट्रियट है। इन सब चारों को मिला देंगे तो इसलिए वो बोल रहा है, उसको कहा जा सकता है एक थॉरो जेंटलमैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, SRQP, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा SRQP, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो अब कौन सा आ जाएगा आपका, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है कि नहीं, जूम होगा, ये जूम भी नहीं हो रहा है तो एक मिनट ट्राई करते हैं। देखिए आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये, है ना, जूम तो नहीं हो रहा है, यहाँ से दिख रहा होगा ये। फिर भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, अगर आपके पास पेपर है तो एक बार खोल लेना उसको, मैं बता देता हूँ। 52 नंबर क्वेश्चन है, देयर आर मल्टीपल लीगल एवेन्यूज फॉर पेशेंट्स टू इंडिक्ट डॉक्टर्स। ये बोल रहा है कि देयर आर मल्टीपल लीगल एवेन्यूज फॉर पेशेंट्स टू इंडिक्ट डॉक्टर्स बट रेयरली इज इट द अदर वे अराउंड। बहुत सारे मल्टीपल लीगल एवेन्यूज, यानी कि बहुत सारे लीगल एवेन्यूज हैं, वैधानिक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये बोल रहा है कि बहुत सारे वैधानिक प्लेटफॉर्म है पेशेंट्स के लिए टू इंडिक्ट डॉक्टर्स। इंडिक्ट का मतलब मैंने कल बताया था आपको, इंडिक्ट मतलब क्या होता है, व्हेन यू डिसाइड दैट समवन शुड बी पुट इन ट्रायल, जब आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर केस होना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए, तो वो चीज। तो ये बोल रहा है कि बहुत सारे लीगल एवेन्यूज हैं कि डॉक्टर्स को इंडिकेट किया जाए, पेशेंट्स के पास बहुत सारे ऐसे लीगल एवेन्यूज हैं, बट रेयरली इज इट द अदर वे अराउंड, बट मुश्किल से ये कोई एक दूसरा रास्ता है, ठीक है, मुश्किल से। देखिए इज इट है, ठीक है, क्योंकि बट रेयरली है, एक वो होता है, बट रेयरली के बाद जब भी आप यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो इट इज नहीं इज इट, बट रेयरली इज इट द अदर वे अराउंड, बट मुश्किल से ये क्या है, एक दूसरा रास्ता है।
अब दूसरा रास्ता है, तो उसके बाद बताना आपको चारों में से क्या हो सकता है। एन FIR कैन बी लॉन्च्ड अगेंस्ट देम अंडर द सेक्शन 304A ऑफ द इंडियन पिनल कोड। अ कंपेंसेशन केस कैन बी फाइल्ड। देखिए बता रहा है कि क्या क्या लीगल एवेन्यूज उनके पास हैं। ये हो गया लीगल एवेन्यू, एक ये हो गया। फॉर वन अकरेंस देयर आर ये फॉर इंस्टेंस अ कंप्लेंट कैन बी मेड टू देयर एम्प्लॉय। यहाँ बोल रहा था ना कि बहुत सारे एवेन्यूज उनके पास हैं कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस की शुरुआत आप कहाँ से कर सकते हो, इससे कर सकते हो, एक एस से भी कर सकते हो, आर से भी कर सकते हो। ठीक है, एस मतलब फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए एक कंप्लेंट फाइल की जा सकती है उसके एम्प्लॉयर के खिलाफ। डॉक्टर्स के जितने भी एम्प्लॉयर होंगे उसको हॉस्पिटल में, उसके खिलाफ एक कंप्लेंट दायर की जा सकती है। ठीक है, फॉर वन अकरेंस देयर आर मल्टीपल फोरम्स वेयर डॉक्टर्स हैव टू डिफेंड देमसेल्व्स। एक बार के लिए देयर आर मल्टीपल फोरम्स, बहुत सारे फोरम्स हैं जहां डॉक्टर्स को अपने आप को डिफेंड करना पड़ जाता है या पड़ सकता है। तो देखिए आर से शुरू होगा ये सेंटेंस, क्योंकि हम बोलना चाह रहे हैं कि देखिए यहाँ किया था ना, मुश्किल से कोई दूसरा रास्ता है। तो फॉर वन अकरेंस, एक बार के लिए, देयर आर मल्टीपल फोरम्स, बहुत सारे फोरम्स हैं जहां डॉक्टर्स को अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है। तो पहले ये आएगा, डिफेंड करना पड़ता है। अब फोरम्स क्या क्या हैं, फॉर इंस्टेंस, एग्जांपल के लिए एक कंप्लेंट फाइल की जा सकती है उनके एम्प्लॉयर के खिलाफ। अगर एम्प्लॉयर के खिलाफ आप कंप्लेंट फाइल करोगे तो जाहिर सी बात है डिफेंड करना पड़ेगा डॉक्टर को, तो सेकंड ये आ जाएगा। उसके बाद तो देखिए आर से शुरू करना है, तो आर से शुरू होता है, आपको एक ही दिख रहा है, ये एस से शुरू है, ये पी से, ही पी से, तो आर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे, थर्ड पे क्या आएगा, एन FIR कैन बी लॉन्च्ड अ कंपेंसेशन केस। कुछ भी आ सकता है, इन दोनों में से आप कोई भी चीज पहले ले सकते हो, या तो पी ले लो या क्यू ले लो। ठीक है, तो इसमें क्या लिया गया है, क्यू लिया गया है, तो आप ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इन दोनों में आप कोई सा भी पहले ले सकते हो, कोई सा भी बाद में ले सकते हो। उसके बाद 53 में आते हैं, पैराग्राफ्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी राइट अप। जो हम लिखते हैं ना, लिखने के लिए पैराग्राफ जो होते हैं, क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। आप पैराग्राफ्स में लिखते चले जाओगे तो पूरा एक राइट अप तैयार हो जाएगा। पैराग्राफ्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी राइट अप। अ पैराग्राफ नीड नॉट बी पेजेस टुगेदर इन लेंथ। एक पैराग्राफ को लंबाई मतलब बिल्कुल खाली मिला देने का कोई ऐसा सेंस नहीं है। ये बोल रहा है कि पैराग्राफ को केवल एक लिख देने से मतलब नहीं, लाइन टू लाइन आपने लिख दिया और उसको एक पेजेस में ऐसे तरीके से बना दिया, लंबा बना दिया उसको, ऐसा कोई पैराग्राफ नहीं होता है। बट एक्चुअली अ पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस ऑन द लोअर लिमिट। बट एक्चुअली एक पैराग्राफ क्या होता है, एक 5 सेंटेंसेस का, एक लाइंस का एक ग्रुप होता है। अगर ये बट एक्चुअली की बात कर रहा है, इसका मतलब इससे पहले कुछ लाइन रही होगी जिसके बाद ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं बल्कि ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं बल्कि ऐसा होता है, यानी कि इससे पहले लाइन ढूंढो। तो इससे पहले क्या कर रहा होगा, यहाँ पैराग्राफ की बात कर रहा है ना, उसको ही डिफाइन कर रहा होगा कहीं ना कहीं। इन रियलिटी यूनिटी एंड कोहेरेंस नॉट लेंथ कॉन्स्टिट्यूट अ रियल पैराग्राफ। वास्तव में एक, हाँ तो देखिए ये शुरू कहां से होगा, मैनी पीपल डिफाइन पैराग्राफ इन टर्म्स ऑफ देयर लेंथ। बहुत सारे लोग पैराग्राफ को उसकी लंबाई के हिसाब से डिफाइन करते हैं कि अगर इतना लंबा है तो वो पैराग्राफ होगा। ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है, बट एक्चुअली, लेकिन वास्तव में पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ एटलीस्ट 5 सेंटेंस। देखिए यहाँ पे पैराग्राफ को ऐसे डिफाइन किया गया, बोला कि ऐसा नहीं बल्कि ऐसा है, यानी कि 2 नंबर पे क्या आ जाएगा, ये जहां पे भी आपको दिख रहा होगा एस और क्यू एक साथ, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो एस और क्यू एक साथ कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है एस क्यू एक साथ, यहाँ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। तो पूरा करने की जरूरत नहीं होती है आपको। आप एग्जाम में कैसे करते हो, आपको अगर लगता है कि कोई 2 सेंटेंस एक साथ होने चाहिए, ऑप्शन में देख लो कहाँ पे दिख रहे हैं, तो यहाँ दिख रहे हैं तो ये आंसर हो जाएगा, आपका टाइम सेव होता है। फिलहाल मैं यहाँ पूरा बताऊंगा। तो बट एक्चुअली अ पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस ऑन द लोअर लिमिट्स। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा, इन रियलिटी, देखिए ये हो जाएगा। अब पैराग्राफ नीड नॉट बी पेजेस टुगेदर, इसको ऐसे लेंथ में पेज टुगेदर करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में पैराग्राफ क्या होता है, एक यूनिटी एंड कोहेरेंस होता है, नॉट लेंथ। उसमें मतलब लेंथ नहीं बल्कि यूनिटी एंड कोहेरेंस एक अच्छे पैराग्राफ की पहचान होती है। ठीक है, ये आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, SQPR, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 54 नंबर पे आते हैं, देन व्हाट इज नेसेसरी। देखिए 38 मिनट का हो गया है, इसको 45 से पहले खत्म करना है। देन व्हाट इज नेसेसरी विथ रिगार्ड टू टेमिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज, क्या जरूरी है साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ टेम करने के लिए। ठीक है, वी मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ द टू, हमें इन दोनों के बेसिक नॉलेज की बात जरूरी, मतलब ज्ञान होना चाहिए। सही है। इट इज सेड साइंस इज अ यूजफुल सर्वेंट बट डिस्ट्रक्टिव मास्टर। ठीक है, बाय द मिसयूज ऑफ साइंस मैनकाइंड विल मीट, सॉरी, By the misuse of science, mankind will meet its doom quite soon. साइंस के मिसयूज से मानव जाति अपने डूम्स यानी कि एक
खतरनाक दिन, जिस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, डूम्सडे होता है ना, एक खतरनाक भविष्य की ओर, उस दिन को जल्दी ही मिलेगी। इफ वी डू नॉट हार्नेस इट फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, आई एम अफ्रेड अ टोटल एनिहिलेशन इज अ मस्ट। इफ वी डू नॉट हार्नेस मतलब होता है कंट्रोल करना एक तरीके से। ये लाइन तो फर्स्ट में नहीं आने वाली है, इससे पहले कुछ ना कुछ आएगा। क्या आ सकता है इससे पहले? देखिए, इट इज सेड साइंस इज अ यूजफुल सर्वेंट बट डिस्ट्रक्टिव मास्टर बाय द मिसयूज ऑफ साइंस। ठीक है, इससे पहले आर आने की पॉसिबिलिटी मेरे को दिख रही है कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन इससे पहले क्यू भी आ सकता है। अगर क्यू और आर में से जो भी पहले आ रहा है, कहीं पे कहाँ आ रहा है, एस से पहले क्यू और आर, एस यहाँ पे कुछ नहीं है, एस से पहले क्यू, एस से पहले क्यू, एस से पहले आर, दोनों दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, वी मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज, स्टार्टिंग तो पी से होने वाली है इसकी। देन व्हाट इज नेसेसरी विथ रिगार्ड टू टेमिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज, क्या नेसेसरी है साइंस और टेक्नोलॉजी टेम करने की, कि वी मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज, हमें इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो पी से शुरू करना है, पी से तो एक ही शुरू हो रहा है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा पी, क्योंकि पहले तो ये दिखाई देगा, इनमें से ना आपको ये पहले दिखाई देगा, ना ये और ना ये, तो पहले पी से होगा। ठीक है, हमें इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और इट इज सेड साइंस एक यूजफुल सर्वेंट लेकिन एक घातक मास्टर भी है, ये बिल्कुल सत्य है। एग्जाम्पल आप अब्दुल कलाम और ओसामा बिन लादेन दोनों का ले सकते हो। दोनों पढ़े लिखे थे, लेकिन एक ने देश के भविष्य के लिए काम किया और एक ने दुनिया को उजाड़ने का काम किया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या आता है आपका, एस आता है। तो यानी कि इफ यू डू नॉट हार्नेस, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये आई एम अफ्रेड टोटल एनिहिलेशन इज मस्ट, एक पूर्णतः एक निंदा का विषय ये है। और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, बस सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या जाएगा आपका आर, फिर तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लास्ट में देखते हैं 54 हो चुका है, 56, 54 दो बार लिख दिया गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यह 55, उत्तराखंड इज वल्नरेबल टू डिजास्टर्स। उत्तराखंड वल्नरेबल मतलब क्या होता है, श्योर टू हैपन, एक तरीके से जो श्योर टू, हमें इसके साथ तो ऐसा होगा ही होगा, इस तरीके की जो चीजें होती है ना, वल्नरेबल, श्योर टू हैपन, जिसके साथ ऐसा होना ही है। उत्तराखंड इज वल्नरेबल टू डिजास्टर्स, बहुत डिजास्टर्स के लिए क्या वल्नरेबल है, इसके साथ तो ऐसा होता ही होता है, ऐसा बोल रहा है। द एब्सेंस ऑफ नेसेसरी मॉनिटरिंग, देखिए, द एब्सेंस ऑफ नेसेसरी मॉनिटरिंग अर्ली वार्निंग, क्या लिखा हुआ है, द एब्सेंस ऑफ नेसेसरी मॉनिटरिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड द ओवरऑल डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम एड अनदर लेयर डैमेजेस ड्यूरिंग द डिजास्टर्स। डिजास्टर के दौरान जो नेसेसरी मॉनिटरिंग की एब्सेंस है, अर्ली वार्निंग सिस्टम की एब्सेंस है और ओवरऑल डिजास्टर मैनेजमेंट की जो सिस्टम की एब्सेंस है, एड अनदर लेयर, यानी कि इसमें एक और लेयर ही ऐड कर देते हैं डिजास्टर्स को बढ़ाने में। यानी कि अगर अनदर लेयर की बात कर रहे हैं, इससे पहले कुछ ना कुछ इसने बात करी है, तब जाके अनदर लेयर की बात कर रहे हैं। ऐसे कीवर्ड्स को आपको ढूंढना होता है। मेजर इंटरवेंशंस एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर्स ड्यूरिंग सच डिजास्टर्स, ऐसे डिजास्टर्स के दौरान मेजर इंटरवेंशंस क्या करते हैं, एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे काम करते हैं। जो बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया जाता है ना हमारे द्वारा, एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह वो लोग काम करते हैं डिजास्टर्स में। सच डिजास्टर्स, कैसे डिजास्टर्स, इन डिजास्टर्स की बात उसने पहले कहीं ना कहीं कर दी होगी, इसलिए बोल रहा है कि ऐसे डिजास्टर्स। द वायलेशन ऑफ लीगल एंड अदर प्रूडेंट नॉर्म्स फर्दर इंक्रीज द, और इंक्रीज कर देते हैं द डैमेजेस, इन डैमेजेस को। कौन से डैमेजेस को, यानी कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, ये सब ऐसे सेंटेंसेस हैं, इनमें कीवर्ड्स दिख रहे हैं, अनदर दिख रहा है, सच दिख रहा है। ठीक है, डैमेजेस फर्दर बोल रहा है, तो इससे पहले कुछ ना कुछ रहा होगा, तो क्या रहेगा, क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंग दीज वल्नरेबिलिटीज, इन वल्नरेबिलिटीज को क्लाइमेट चेंज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एस से शुरू करना है, तो एस से कहाँ शुरू हो रहा है, केवल और केवल ए में शुरू हो रहा है, तो ए आंसर हो जाएगा एस। देखते हैं आंसर था इसका, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंग दीज वल्नरेबिलिटीज, मेजर इंटरवेंशंस एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर्स ड्यूरिंग सच डिजास्टर्स, द वायलेशन ऑफ लीगल, ये इसमें आप कुछ भी आगे भी चले सकते थे, वरना शुरू कहाँ से होगा, एस से शुरू होगा। ठीक है, लगते ही बड़े बड़े हैं, करना होता है इसको ऐसे ही। कुछ कीवर्ड्स ढूंढो और उससे पहले इसको आप देख लो कि इसके एस के पहले क्या आना चाहिए, पी के पहले आप कुछ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, उस हिसाब से आप आंसर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। 56 नाउ 56 देखते हैं। नाउ ओनली 15 मिनट्स वर लेफ्ट, अब केवल 15 मिनट बचे हुए थे। थैंक गॉड वी रब द वर्ल्ड, अब देखिए थैंक गॉड है, यानी कि सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद थैंक गॉड बोलते हैं हम लोग, तो फर्स्ट में पी नहीं आएगा, तो पी वाले हटा दो दोनों, तो ये दोनों हट गए यहाँ से। ठीक है, इट वॉज अ गेम ऑफ, क्या आएगा आर, यानी कि आर से शुरू करना, तो आर से पढ़ना शुरू कर दो। ईच वन हैड कॉन्क्लूडेड दैट वी वर गोइंग टू लूज, केवल 15 मिनट बचे हुए थे और हर किसी ने ये सोच लिया था कि हम अब हारने ही वाले हैं। इट वॉज अ मैटर ऑफ मिनट्स, फोर्थ हो गया ना,
हाँ, इट वॉज अ मैटर ऑफ मिनट्स, देखिए सिंपल सी बात है, ईच वन हैड कंक्लूडेड दैट वी वर गोइंग टू लूज, इट वॉज अ गेम ऑफ लाइफ एंड डेथ। इट वॉज अ गेम, देखिए खत्म कहाँ पे होगा, कोई भी चीज खत्म, थैंक गॉड बोले, यानी कि सबसे लास्ट में थैंक गॉड आने वाला है, तो लास्ट में पी क्या आना चाहिए, तो पी कहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे नहीं है, पी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। देखिए क्या है, इट वॉज अ गेम, नाउ ओनली 15 मिनट्स वर लेफ्ट, ईच वन हैड कंक्लूडेड दैट वी वर गोइंग टू लूज, हम हारने वाले थे। उसके बाद क्यू, इट वॉज अ गेम ऑफ लाइफ एंड डेथ। उसके बाद पी, थैंक गॉड वी रब द वर्ड डिफीट, थैंक गॉड, शुक्रिया है भगवान का कि हमने अपने माथे पे जो वर्ड डिफीट लिखने ही वाला था उसको हमने क्या कर दिया, मिटा दिया, सॉरी उसको हमने मिटा दिया, यानी कि लास्ट में आएगा, तो पी लास्ट में कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी पे है। 57 देखते हैं, द रिवर गंगा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कल्चरली, स्पिरिचुअली, इकोलॉजिकली। गंगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सांस्कृतिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, और पर्यावरण के तौर पे भी। इट इज रिच इन कल्चर हेरिटेज, नेचुरल स्प्लेंडर एंड बायोडाइवर्सिटीज, देख भी नहीं रहा इसमें तो। पीपल हैव यूज्ड इट्स वाटर सिंस द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, ये पहले आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे गंगा की बात करी, फिर बोल रहा है कि लोगों ने इसको पानी को यूज किया हुआ है, ये आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। इट हैज मोस्ट डेंस कल्टिवेशन इन इट्स बेसिन एंड क्रिटिकल, ये भी हो सकता है एक तरह देखा है। वी नीड टू यूटिलाइज इट्स वाटर फॉर डिफरेंट पर्पजेज while ensuring that its natural ecology is protected, aquatic life thrives, ठीक है। जड, देखिए गंगा के बारे में इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दिया इसने कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअली, कल्चरली, इकोलॉजिकली, इट इज रिच इन कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज के लिए भी रिच है, तो पहले ये आना चाहिए इसका पी वाला, क्योंकि ये कल्चरल रूप से भी रिच है, उस मतलब इट इज रिच इन कल्चरल हेरिटेज, इसके मतलब सांस्कृतिक रूप से भी धरोहर है हमारी ये। नेचुरल स्प्लेंडर और बायोडाइवर्सिटी, जैविक रूप से भी, और नेचुरल स्प्लेंडर मतलब नेचर की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी, तो यहाँ पे पहला सेंटेंस ये हो जाएगा इसका। तो एस से क्या, पी से क्या शुरू हो रहा है, एक ही तो शुरू हो रहा है, पी आर क्यू एस, सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। इट हैज मोस्ट डेंस कल्टीवेशन, अब इसके बाद क्या आ जाएगा, कल्टीवेशन इन इट्स बेसिन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी वाटर, ठीक है। यहाँ पे पानी की बात कर ली गई, जब यहाँ पे हमने पानी की बात करी तब हमने बताया कि पीपल इसके पानी को बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, यहाँ पे बता दिया इसने। वी नीड टू यूटिलाइज इट्स वाटर, हमने इसके पानी को यूटिलाइज करने की जरूरत है। पानी की बात पहले की गई है, इसका मतलब पानी सबसे लास्ट में आएगा, ये वाला सेंटेंस, तो इस लास्ट में क्या आ रहा है, एस, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। वी नीड टू यूटिलाइज इट्स वाटर, यानी कि पहले भी बात कर रहे हैं ना ये, फिर बोल रहा है कि हमें इसके पानी को यूटिलाइज करने की जरूरत है, यानी कि पहले यूज करने की बात की गई है, तो यहाँ यूज कर रहा है, यानी कि एस सबसे लास्ट में आएगा, तो एस लास्ट में आ गया कहाँ पे, यहाँ पे। 57 हो गए, 3 क्वेश्चन और। द रिपब्लिक डे इन इंडिया फॉल्स ऑन 26 जनवरी, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट, सही है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड एट द इंडिया गेट, पीपल फ्रॉम, देखिए ये एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, जिस तरीके से ऑकर होता है ये उस तरीके से इसको लगाना है, ठीक है, जिस तरीके से होते हैं। इट इज ऑर्गेनाइज्ड एट द इंडिया गेट, पीपल फ्रॉम फार एंड वाइड कम टू विटनेस इट, इट इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प। देखिए मेरे को लगता है कि ये कैसे शुरू होगा, रिपब्लिक डे भारत में 26 तारीख को मनाया जाता है, इट इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है, ऐसे शुरू होना चाहिए। पीपल, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उसके बाद ये होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि ये यहाँ मनाया जाता है, इंडिया गेट पे मनाया जाता है, और प्रेसिडेंट इसमें क्या करता है, सैल्यूट लेता है और अटेंड करता है मार्च पास्ट को। तो ऑकरेंस के हिसाब से देखो, प्रेसिडेंट सैल्यूट करेगा, उसके बाद ही मार्च पास्ट को अटेंड करेगा, यानी कि पी होगा, तो पी के बाद क्या आना चाहिए, S6 आना चाहिए, तो पी लास्ट में आना चाहिए, तो पी लास्ट में यहाँ पे आ रहा है, और हमने यहाँ देख लिए थे। पहले क्या होगा, सेलिब्रेट कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, तो बाद में आएगा कैसे किया जाता है, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं और कहाँ किया जाता है, प्रेसिडेंट, और उसके बाद ये, तो इस तरीके से हो जाएगा इसका RSQP, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, सॉरी SRQP ये होना चाहिए, ठीक है। अगला 59, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हॉबीज, thus they say as many people so they many hobbies, तो ये लास्ट की लाइन दिख रही है। in due course that becomes your hobby, ये भी पहले, in due course मतलब आने वाले कुछ समय में, that becomes your hobby, इसका मतलब ये भी लास्ट लाइन, लास्ट की लाइन है, पहले की नहीं है। wherever leisure time you get, whatever leisure time you get you used in creative activity, hobby is a leisure time, देखिए तो सिंपल सा है, hobby is a leisure time activity, whatever ये पहले आएगा, जब भी तुम्हें टाइम मिलता है तुम यूज करते हो, यानी कि SR कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है, तो SR पहले 1 2,
तो ये हो जाएगा इसका आंसर। कोई टफ नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी बताया मैंने इसको। लाइफ इन अ विलेज इज आइडल, विलेज की लाइफ आइडियल है, आदर्श है। अवर विलेजेस आर नो लॉन्गर डर्टी, अब वो ज़्यादा अब उतने गंदे नहीं है। मोर ओवर दे आर डिजीज फ्री बिकॉज द विलेज पीपल आर वेल एजुकेटेड नाउ, रादर दे आर हाईली क्लीन एंड। सिंपल सा है, रादर की बात कर रहा है, यानी कि इससे पहले कुछ ना कुछ सेंटेंस आएगा, यानी कि इसमें क्या आएगा, पहले क्या आएगा, देखिए कोई चीज कैसी थी और अब कैसी हो गई है, तो वहां पे आता है रादर। तो देखिए अवर विलेजेस आर नो लॉन्गर डर्टी, अब हमारे जो गांव है अब गंदे नहीं रहे हैं, बल्कि दे आर हाईली क्लीन, बल्कि वो क्या हो चुके हैं, अब हाईली क्लीन हो चुके हैं, यानी कि पहले ही आएगा दो वो। रादर के यूज को समझना है यहाँ पे, ठीक है। हमारे गाँव अब गंदे नहीं है, बल्कि क्या हो चुके हैं, अब साफ हो चुके हैं, गंदे नहीं बल्कि अब साफ हो चुके हैं, यानी कि रादर का यूज किया जाएगा। तो पी और एस एक साथ आना चाहिए, पी एस कहाँ एक साथ आ रहा है, पी एस यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है। एस पी एस यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। पी एस क्यू आर, मोर ओवर दे आर डिजीज फ्री, अब डिजीज फ्री क्यों है, बिकॉज द विलेज पीपल आर वेल एजुकेटेड नाउ, वेल एजुकेटेड है, इसलिए क्या है, दे कैन नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड बैकवर्ड, अब उनको और भी बैकवर्ड समझा नहीं जा सकता है। ये सब कुछ बोल रहा है। देखिए ये आपका पेपर था, हमने सारे क्वेश्चंस 120 क्वेश्चन जिसमें 3 पार्ट्स में एक के बाद एक करके एनालाइज कर लिए हैं, डीप एनालिसिस करने का ट्राई किया है, और जो वर्ड्स मतलब बताने चाहिए थे वो वर्ड्स आपको बताए गए हैं। इसी तरीके से हम जीएस का एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें पॉलिटी का एनालिसिस आज हमने डाल दिया है। अब मैं कल लेके आऊँगा ज्योग्राफी का एनालिसिस, ठीक है, वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, इंग्लिश से ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो रहेगा। इसी तरीके से साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर हम मैथ्स का एनालिसिस भी लाने का ट्राई करेंगे आपके साथ। डिफेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, और आपको अगले एग्जाम के लिए तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगी, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी हम इच्छा करते हैं कि हम वो कंटेंट आपके साथ शेयर कर पाएंगे आने वाले टाइम पे। अप्रैल में आपका एग्जाम होगा, तब तक हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। फरवरी में आपका एफकेट का एग्जाम होगा, उसके लिए भी हम बहुत चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डिफेंस रिलेटेड नॉलेज होगी इंपॉर्टेंट, तो हम आपसे जरूर शेयर उसको करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले जीएस के एनालिसिस के साथ, बहुत कुछ सीखने को आपको इससे मिल जाएगा। तो ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए हमसे, तब तक जय हिंद, जय भारत।